इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ जीत हार की नहीं होती। वो होती हैं अटूट इच्छा शक्ति की, जिद की। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है मेवाड़ की। एक ऐसा राज्य जो सदियों तक इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक के सामने सीना तानकर खड़ा रहा। तो मेवाड़ की असली ताकत क्या थी पता है? वो छिपी थी उसकी जमीन में, उसकी भौगोलिक स्थिति में। ये जो अरावली की घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल है ना, ये सिर्फ एक घर नहीं थे। ये थे आक्रमणकारियों के खिलाफ एक कुदरती किला। मतलब छापामार युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। तो चलिए इस शानदार गाथा में उतरते हैं। आज के इस सफर में हम इस प्रतिरोध की कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे हिंदुओं का सूर्य के बारे में। फिर देखेंगे पहली भिड़ंत सांगा बनाम बाबर। इसके बाद बात होगी उस राजा की जो कभी नहीं झुका। फिर आएगा हल्दी घाटी का युद्ध और आखिर में समझेंगे कि कैसे बनी अवज्ञा की विरासत। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। मेवाड़ की कहानी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उनके वंश की गहरी जड़ों को समझना होगा। आखिर क्या था जो उन्हें इस जमीन का स्वाभाविक रक्षक बनाता था। ये उपाधि देखिए, हिंदुआ सूरज। काफी दिलचस्प है ना? ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी पहचान थी। इसका मतलब था कि मेवाड़ के शासक कोई आम राजा नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र वंश के रक्षक थे। ऐसा माना जाता था कि उनकी जड़ें सीधे सूर्य देवता से जुड़ी हैं। अब जरा समय के इस पैमाने को देखिए। एक तरफ है मेवाड़, जिसकी स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। मतलब मुगलों के आने तक इसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना था। और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य, जो 1526 में बाबर के आने के साथ एक बिल्कुल नई ताकत थी। तो यहीं से एक प्राचीन और एक नई शक्ति के बीच टकराव की जमीन तैयार होती है। और इसी के साथ शुरू होता है टकराव का पहला बड़ा अध्याय, जब मेवाड़ की स्थापित शक्ति का सामना हुआ एक नई और बहुत ही महत्वाकांक्षी ताकत से। आपको अंदाजा है मुगलों के आने से ठीक पहले मेवाड़ कितना शक्तिशाली था? राणा सांगा के दौर में मेवाड़ अपनी ताकत के शिखर पर था। उसका असर सिर्फ राजस्थान तक नहीं था, बल्कि आज के गुजरात और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। यकीन मानिए, उस वक्त उत्तरी भारत की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक था मेवाड़। लेकिन फिर आया साल 1527 और खानवा का युद्ध। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई थी। पहली बार उत्तरी भारत में बाबर की सेना ने बड़े पैमाने पर बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया। और बस इसी एक चीज ने युद्ध का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन खानवा के बाद भी मेवाड़ की जो आत्मा थी ना, वो नहीं टूटी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं सम्राट अकबर के दौर में। और अब फोकस आता है उस एक राजपूत राजा पर जिसने साफ साफ अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नाम था महाराणा प्रताप। अकबर बहुत चतुर सम्राट था। उसने लड़ाई से पहले डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता अपनाया। उसने एक नहीं, दो नहीं, कई मिशन भेजे प्रताप को मनाने के लिए। अपने सबसे काबिल लोगों को भेजा, जलाल खान, आमेर के मान सिंह, राजा भगवंत दास, टोडरमल। लेकिन हर बार प्रताप का जवाब सिर्फ एक था, ना। तो प्रताप का ये जो संकल्प था ना, ये बहुत पर्सनल था। चारणों यानी जो उस वक्त के इतिहासकार और कवि होते थे, उनके मुताबिक प्रताप ने कसम खाई थी अपनी मां के दूध को दे दीप्यमान करने की। सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य बचाने की नहीं थी, ये अपने वंश, अपनी मां और अपनी मिट्टी के सम्मान की लड़ाई थी। तो मामला एकदम साफ था, कोई बीच का रास्ता ही नहीं था। देखिए, एक तरफ अकबर की मांगे थीं, प्रताप को मुगल दरबार में हाजिर होना होगा, नजराना देना होगा और मुगल सत्ता को मानना होगा। और दूसरी तरफ प्रताप का रुख, उनके लिए मुगल विदेशी आक्रमणकारी थे और मेवाड़ की आजादी, उसकी संप्रभुता, उस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। तो जाहिर है युद्ध तो होना ही था। और वो युद्ध हुआ हल्दी घाटी के मैदान में। एक ऐसी लड़ाई जो मेवाड़ के इतिहास में राजपूत शूरवीरता और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। अब जरा फौजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये लड़ाई कितनी ज्यादा एक तरफा लग रही थी। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके पास थे करीबन 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुर्धर। और दूसरी तरफ राजा मानसिंह, जो मुगलों की तरफ से करीब 10,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर आए थे। मतलब संख्या के मामले में जमीन आसमान का फर्क था। शुरुआत में तो प्रताप का हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। एक वक्त तो लगा कि मेवाड़ ये जंग जीत जाएगा। लेकिन तभी एक मुगल अफसर ने एक चाल चली। उसने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद और सेना लेकर आ गए हैं। बस ये सुनते ही हारी हुई मुगल सेना का हौसला बढ़ गया और लड़ाई का पासा पलट गया। इसी बीच जब प्रताप घायल हुए तो झाला मान सिंह ने उनके राज चिन्ह पहन लिए और खुद को कुर्बान कर दिया, ताकि राणा को सुरक्षित निकाला जा सके। और जानते हैं, यही इस लड़ाई का सबसे जरूरी पहलू है। कहने को तो मैदान पर मुगल जीते, लेकिन उनका असली मकसद क्या था? प्रताप को पकड़ना या मारना, और वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहे। तो ये एक ऐसी जीत थी जिसका कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि प्रतिरोध की जो आग थी वो तो अभी भी जल रही थी। तो क्या हल्दी घाटी अंत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नई शुरुआत थी। अब प्रताप ने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया।
वो संघर्ष को मैदानी जंग से निकालकर पहाड़ों में ले गए और इसी ने इतिहास में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। हुआ ये कि 1579 के बाद मुगल साम्राज्य को बंगाल और बिहार जैसी जगहों पर विद्रोहों का सामना करना पड़ा। जाहिर है मेवाड़ पर से उनका दबाव कम हो गया और प्रताप के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उन्होंने डिफेंसिव खेल छोड़कर अब अटैकिंग मोड में आने का फैसला किया और नतीजा शानदार था। 1585 से लेके 1597 में अपनी मृत्यु तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया था। इसमें उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़ जैसे बड़े बड़े किले शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 36 मुगल चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। ये उनकी कभी हार ना मानने वाली जिद का सबसे बड़ा सबूत है। और जैसा कि जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र भी कहते हैं, प्रताप की कहानी सिर्फ मेवाड़ तक ही सीमित नहीं है। उनका जो छापामार युद्ध का तरीका था ना, वो आगे चलकर कई लोगों के लिए प्रेरणा बना। बाद में मलिक अंबर और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं ने इन्हीं तरीकों को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। मतलब उनकी विरासत मेवाड़ की सीमाओं से बहुत आगे तक गई। तो आखिर में